वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इंट्रोडक्शन है उसमें, और इसके बाद फिर हम दूसरा सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, और ये है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है आपको, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यदि हमको पता है तो हम उसके बॉन्ड के नेचर को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो पॉलिंग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और उन्होंने बोला कि मान लीजिए साई ए और साई बी, साई ए और साई बी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए ए एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू साई ए है, और यदि ये बी एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू साई बी है। यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, उस कंडीशन में यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये जो हमारा बॉन्ड है ये किस तरीके का रहेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा रहेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम कैसे हैं, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, एक से ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो उस कंडीशन में पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, और हमारा जो कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा, नॉन पोलर इन नेचर रहेगा। अब इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, और आगे 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को डिफरेंस जो आया है उसकी स्टडी की, और उसके बाद उनको एक वैल्यू मिली 1.7। ये अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वैल्यू क्या है 1.7। इन्होंने बताया कि यदि साई ए एंड साई बी की वैल्यू यदि मान लीजिए कितनी आती है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1.7 आता है। 1.7 आता है मतलब हमारा जो बॉन्ड का बिहेवियर है वो कैसा होगा, 50% होगा कोवैलेंट और 50% होगा आयोनिक। तो कैसा हो जाएगा, 50-50% की बात यहाँ पर आ गई कि आयोनिक और कोवैलेंट नेचर जो है वो कैसा होगा, 50-50% होगा। कब, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.7 आ रही है। अब 1.7 हमारा ये आ गया। अब इसी 1.7 से हम और एक दो चीजें और इसमें निकालते हैं कि 1.7 से यदि वैल्यू ज्यादा हो जाए, मतलब क्या कि साई ए है और यहाँ पर क्या है, साई बी है। अब इसकी वैल्यू जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा हो जाए, तो मोर देन 1.7 है तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड का बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड का जो नेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। कब, जब 1.7 से ज्यादा आएगा। और यदि मान लीजिए साई ए और साई बी का जब वैल्यू 1.7 से कम है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, 1.7 से कम है। यदि वो 1.7 से कम है तो यहाँ पर जो भी बॉन्ड है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलती है। दोनों की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पर नॉन पोलर है। 1.7 है यदि तो 50-50% है। 1.7 से यदि ज्यादा हो गया तो आयोनिक बॉन्ड की तरह बिहेवियर आने लगेगा। 1.7 से कम है तो कोवैलेंट की तरह बिहेवियर आने लगेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। एंड नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आयोनिक कैरेक्टर। तो पॉलिंग ने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी उसको थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है हेनी एंड स्मिथ ने। हेनी और स्मिथ ने थोड़ा सा उसको रिवाइज किया, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन थी पॉलिंग की वो हर जगह फिट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक और यहाँ पर फॉर्मूला दिया, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 100, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगकर 0.16 साई ए साई बी प्लस 0.035 साई ए साई बी का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 16 साई ए साई बी। साई ए साई बी क्या है,
ए और बी जो भी एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और प्लस इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आ गया 35, और यहाँ पर फिर यहाँ पर दोनों एलिमेंट जो भी जुड़ते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं जो भी वैल्यू आती है वो उससे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इससे निकालते हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और किन किन एटम्स का किस तरीके से आयोनिक परसेंटेज होता है उसका एक और हम स्लाइड जो है वो इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर एक जो टेबल है, इस टेबल से हम समझते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर, तो जो हेनी और स्मिथ ने जो एक फॉर्मूला दिया उसमें जब हमने वैल्यू पुट की तो वैल्यू पुट करने पर दोनों एलिमेंट की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने पुट किया तो हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट आए। आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज जो आया वो आया 43% फॉर HF, 17% फॉर HCl, मतलब 17% जो है HCl जो है इतना 17% आयोनिक कैरेक्टर रखता है। HBr की वैल्यू आ गई है 13% और 7% जो है HI में आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो जो रिमेनिंग जो बचता है मतलब 57% ये कोवेलेंट बॉन्ड को रखता है, 83% ये कोवेलेंट बॉन्ड को रखता है, 87% ये कोवेलेंट बॉन्ड को रखता है, और 93% जो है ये कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कुछ इस तरीके की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ग्रुप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हेलोजेंस जब यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं उस कंडीशन में आप देखिएगा कि F जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा यदि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है उसमें आयोनिक कैरेक्टर 43% है और 57% कोवेलेंट बॉन्ड, और उसी के साथ बाकी के हेलोजेंस को कंपेयर करके आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम आपको देते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हम स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बॉन्ड स्टेबल है नहीं है। उसके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखो अपने को मिल रही है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं HF, HCl, HBr, HI के। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस दिख रहा है किस किस का, X और H के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हेलोजेंस और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस की वैल्यू है ये। तो कितनी है, HF में 1.7 है, HCl में HF में 1.9 है, HCl में 0.9, HBr का 0.7, HI का 0.4, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज जुड़ी है हमने, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो हीट, जितनी हीट निकल रही है वो उसकी क्या कहलाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतनी ज्यादा बॉन्ड में स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है, चूंकि हीट इवॉल्व हो रही है इस वजह से उसकी वैल्यू को माइनस में लिया हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू कितनी आ रही है, HF मतलब HF के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 64.5, यहाँ पर 20 माइनस में 22, यहाँ पर 12.5 और यहाँ पर 1.5, मीन्स यहाँ पर वैल्यू सबसे कम आ रही है। मतलब ये जो बॉन्ड है ये अनस्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा, HF बॉन्ड होगा। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में डिफरेंस जितना हाई होगा, हमारा बॉन्ड की स्टेबिलिटी, जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या है, स्टेबिलिटी उतनी ही हाई रहेगी। तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा दोनों की वैल्यू में डिफरेंस हाई रहेगा, स्टेबिलिटी भी हाई रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल उसको डिस्कस करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। तो हमको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट साइड में रहते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर होती हैं मेटल्स, और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर रहते हैं नॉन मेटल्स। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, तो आप देखिएगा कि यदि
साई की वैल्यू यदि हाई है, साई की वैल्यू यदि हाई है, हाई कब रहेगी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साई की वैल्यू कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि साई छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो उससे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यदि मान लीजिए साई की वैल्यू हाई है, मीन्स वो कैसा नेचर का है, नॉन मेटेलिक नेचर का है, और यदि मान लीजिए साई की वैल्यू लो है, मीन्स उसका नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर का। तो हमको साई की वैल्यू से, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि ये मेटेलिक नेचर का होगा या नॉन मेटेलिक नेचर का होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट बिहेवियर इज कलर ऑफ सॉल्ट। ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। हमको कलर ऑफ सॉल्ट देखना है, तो कलर ऑफ सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे कोरिलेट करते वो देखिएगा। इसमें आपको दिमाग में रखना है 20%। अगर हमारा आयोनिक कैरेक्टर की वैल्यू 20% से ज्यादा है ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा, 20% से ज्यादा यदि आयोनिक कैरेक्टर है तो उसमें जितने भी कंपाउंड होंगे दे आर कलरलेस, कलरलेस रहेंगे। कितना, 20% की बात उन्होंने की है। अब यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर ये देखा कि AgCl जो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसमें आयोनिक कैरेक्टर है 80%, तो इसका कलर कैसा हुआ, कलरलेस या व्हाइट कलर रहा। अब 20% से थोड़ा सा उसके मान लीजिए एकदम थोड़े से क्लोज में ही अगर वैल्यू मिलती है तब यहाँ पर कलर चेंज होते हैं। तो पहले वो लाइट येलो, फिर रेड, फिर ब्लैक, कुछ इस तरीके के कलर में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। तो AgBr जो है इसकी ये जो वैल्यू है वो 20% के थोड़ा सा क्लोज में ही है, इस वजह से उसका कलर कैसा है, लाइट येलो कलर। फिर AgI की वैल्यू 15% आयोनिक कैरेक्टर है, इसलिए उसका कलर है येलो। और Ag2S जो है उसकी जो आयोनिक कैरेक्टर की जो वैल्यू आई है वो 4% आई है, तो इस वजह से उसका कलर है ब्लैक। तो यहाँ पर कलर के बारे में भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा अच्छे समझना पड़ेगा, थोड़ा अपने को दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हमने लिए जैसे NH3, PH3, ASH3, SbH3। इसमें जो सेंटर एटम है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पर दी है, वो है 3, 2.1, 2 एंड 1.9। और यहाँ पर इनमें पाया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू अपने को दिखाई दे रही है, वो बॉन्ड एंगल की वैल्यू यहाँ पर पहले अपन देख लेते कितना आ रही है। ये आ रही है 107, 107.3, 93.5, 91.8, 91.3। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो रही है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम हो रही है। यानी ये चीज हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हुई कम, यहाँ पर हो रही है कम, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी हो रही है कम। अब इसके पीछे क्या रीजन है, हमको तो रीजन समझना है। तो होता क्या है कि जो भी यहाँ पर सेंट्रल एटम है उसमें यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। पहले तो अपन ये समझ लें कि बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, और इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब होता ये है कि नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से जो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रहेंगे, नाइट्रोजन के पास रहेंगे। नाइट्रोजन के पास होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगता है इसमें हाई। रिपल्सिव फोर्स हाई लगने के कारण बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। पर यहाँ पे दूसरे जो भी एलिमेंट हम देख रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो
दूसरे एटम जो साथ में लगने वाले जो एटम है उसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा कम, और रिपल्सिव फोर्स होने के कारण यहाँ पर जो भी हमारा बॉन्ड के जो भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट लगे हुए हैं, बॉन्डेड जो लगे हुए हैं, वो कैसे आने लगेंगे, थोड़े से और पास में आने लगेंगे। रिपल्सिव फोर्स कम हुआ तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से ही ये वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लगती है। तो इसके जितने जितने रिपल्सिव फोर्स कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल है, उसमें यदि साई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यदि साई की वैल्यू इंक्रीज है, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि साई की वैल्यू से हम बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इस सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मिलेगी, और ये सारी चीजें आप जब आंसर में मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आज का ये क्वेश्चन, जो आज का मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर जो है आपको आप कमेंट सेक्शन में देखिए। तो आज का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस यदि मान लीजिए 1.7 है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो कोवेलेंट होगा, आयोनिक होगा, दोनों होंगे, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। ये आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। प्लीज यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि तुरंत आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।